अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते की शुरुआत में मरकज़ी हुकूमत ने जो मरकज़ी मुलाजिमीन होते हैं, सरकारी मुलाजिमीन होते हैं, उनके गिनानी अलाउंस में 4% का इजाफ़ा कर दिया है। कहा जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब मुलाजिमीन और जो वजीफ़ेयाब हैं, उनकी तादाद पूरे हिंदुस्तान में रहती है, जो मरकज़ी हुकूमत के कभी मुलाजिम थे या अब मुलाजिम हैं और वजीफ़े पे जो लोग हट गए हैं। तो 4% का इजाफ़ा हुआ। यकीनन 4% का इजाफ़ा इन लोगों के लिए बहुत बड़ी रिलीफ़ है, इसलिए कि महंगाई हर एक को, चाहे वो सरकारी मरकज़ के मुलाज़मीन हो, रियासत के मुलाज़मीन हो, खानगी मुलाज़मीन हो या ख़ुद बेरोज़गार हों, उनकी कमर तोड़ती चली जा रही है हिंदुस्तान भर में। अलबत्ता ये बात भी आई है कि इस हफ़्ते के जो टैक्स वसूल किया जाता है अवाम से, हिंदुस्तानी अवाम से, उसकी तादाद या उसकी शरह डबल हो गई है। अगर 1 लाख करोड़ रुपए वसूल होते थे तो वो तकरीबन 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। 4% का डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता समझिए आप, ये दिया जाने लगा है। क्यों दिया जाने लगा है, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान की जो मैशियत, ख़ास तौर पे जो कहा जाता है कि कंज्यूमर इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की थी, जिससे कि टैक्स की वसूली हिंदुस्तान की हुकूमत को होती थी, वो कम हो गई है। कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, इसलिए कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोगों की जो आमदनी थी उतनी ही है, लेकिन ख़र्चे बहुत बढ़ गए हैं। ख़र्चों में भी अगर देखेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल पर जो रकम खर्च हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रही है, और हुकूमत को भी जो आमदनी हो रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, वो भी एक्साइज की शक्ल में काफ़ी ज़्यादा है। रहा सवाल 4% डियरनेस अलाउंस का या महंगाई भत्ते का, अगर देखेंगे तो चूंकि दशहरा और दिवाली आ रहे हैं, लोग घरों में नई नई चीज़ खरीद कर रखने का एक रिवाज है, मजहबी ट्रेडिशन है हिंदुस्तान भर में, तो लोग ख़रीदते हैं। तो 4% का जो इजाफ़ा हुआ है, शायद इसीलिए हुआ है कि ये 4% इस मर्तबा जो आपको मिलेंगे वो आप फिर से मार्केट में ही खर्च दीजिए, ताकि फिर हमारे को टैक्स की आमदनी हमें ही वसूल होने वाली है। हो सकता कि टैक्स डबल हुआ, या इसकी जो बात है, या आरएसएस जो मस्जिद में गई है, ये क्या रीज़न है, इसका अभी तक कोई चीज़ खुलासा समझ में नहीं आ रहा है। क्या आरएसएस टैक्स डबल होने के बावजूद भी जो लोगों की नफ़रत बढ़ती चले जा रही है मरकज़ी हुकूमत के तरफ, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या आरएसएस एक बैकफुट पे चले गई है, या मोदी आरएसएस से बहुत बड़े लीडर बन गए हैं? बीजेपी की तो अपनी जगह है, लेकिन आरएसएस से भी बड़े लीडर के तौर पे मोदी और अमित शाह की जोड़ी, ऐसा लग रहा है कि क्या आरएसएस को इससे ख़तरा महसूस हो रहा है? ये वक्त ही बताएगा, इसलिए कि जिस तरीके से हुकूमत चल रही है, जिस तरीके से मोदी और अमित शाह की मनसूबाबंदी चल रही है, उससे शायद कहीं ना कहीं आरएसएस परेशान है। शायद इसीलिए आरएसएस मसाजिद का या मुसलमानों में किसी किस्म से एक कॉन्फिडेंस लाने की जो बात, जो पहल शुरू की है, शायद उसी की एक कड़ी नज़र आ रही है। वैसे इसी हफ्ते ये भी आया है कि डॉलर ने 83 रुपीज़ या 82 रुपये और कुछ पैसों का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के रुपये के मुकाबले में अपनी कीमत को दर्ज कराया है। $1 82-83 रुपये के करीब आके वहाँ पे पहुँच गया है। तारीख़ में अगर जाएंगे तो 2004 के टाइम से, या 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब हुकूमत थी, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 45 से 50 रुपये, बल्कि 48 रुपीज़ के करीब डॉलर की कीमत थी। उसके बाद जब मनमोहन सिंह की हुकूमत आई तो उस वक्त डॉलर बढ़कर तकरीबन 55 और 58 रुपये के करीब पहुंच गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन 8 सालों में कि डॉलर की कीमत 60 रुपये से 82 रुपये बढ़ गई? और क्या डॉलर 100 रुपये भी हो सकता है? अगर डॉलर 100 रुपये होता है तो इसकी नौयत ही, या हिंदुस्तान को श्रीलंका बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डॉलर की ही अगर हम बात करेंगे तो 82 रुपये हो गया है, और 82 रुपये में इसमें अगर देखेंगे तो जयशंकर मरकज़ी वजीर है, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट से हुकूमत या हिंदुस्तान की कमर टूटते चले जा रही है। 8 लाख करोड़ के करीब अब तक का नुकसान हिंदुस्तान भर को हो गया है। ये या आमदनी
बढ़ती चली जा रही है 8 लाख करोड़ के करीब, मगर ये जा रहे हैं कहाँ पे, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। कोयला और इसके अलावा और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंपोर्ट किया जा रहा है, और एक्सपोर्ट्स के हद तक जहाँ तक एमएसएमई का ताल्लुक़ है, जो छोटे छोटे सिवाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट जो हिंदुस्तान से होता था वो काफ़ी कम होने लगा है। तो इसीलिए पेट्रोल बिल की वजह से हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे हिंदुस्तान की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व था वो $640 बिलियन मनमोहन सिंह पहुंचा के गए थे, जो हाईएस्ट लेवल था, वो कम होकर अब तकरीबन $550 बिलियन के करीब फॉरेन रिजर्व हो गया है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और इंपोर्ट की जो बिल है वो यकीनन हमारी कमर ही तोड़ते चले जा रही है। 30 सितंबर को कहा जाता है कि 30 सितंबर हाफ ईयरली रिटर्न्स का मामला होता है, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज अपने हाफ ईयरली रिटर्न्स दाखिल करते हैं, एडवांस टैक्स के तौर पे दाखिल करते हैं। ये बात भी आई है, कोई मुसद्दक़ा तौर पे कहीं मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर आई है कि जो इनकम टैक्स के ओहदेदार होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके ग्रुप्स में ये बात चल रही है कि रिलायंस कंपनी 30 सितंबर को अपनी रिलायंस ग्रुप का जो टैक्स होता है वो पूरा दाखिल कर देता है, और 30 सितंबर से 30 मार्च तक या 31 मार्च तक वो जो एडवांस टैक्स दाखिल करते हैं, जो उनके जो सब्सिडरी कंपनी थी जिसमें रिलायंस की कुछ ना कुछ सरमायाकारी लगी हुई है, उन कंपनीज का पूरा लॉस वो 31 मार्च तक क्लेम करते हैं, और जो एडवांस टैक्स की रकम दी जाती है उसको वापस 31 मार्च के टाइम पे सूद समेत वापस भी वसूल की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉरपोरेट्स को जो फ़ायदा हो रहा है, इसी तरीके हो रहा है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कहाँ पर अपना टैक्स बचाना ये उन्हें बेहतर मालूम है, लेकिन 140 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ना सिर्फ टैक्स वसूल किया जा रहा है बल्कि उन्हें और क़र्ज़ों के दलदल में फंसाते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान ज्योग्राफिकल मैप में अगर देखे जाएंगे तो हिंदुस्तान की फ़िलवक़्त अहमियत जो बढ़ गई है वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दो रोग कंट्रीज़ के तौर पे जिन्हें बताया जा रहा है, उनको स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान की जियो पोजिशनिंग बोलिए या जियोग्राफिकल लोकेशन बोलिए, उसके हिसाब से हिंदुस्तान की काफ़ी अहमियत बढ़ गई है, और इस अहमियत को नज़रअंदाज अमेरिका नहीं कर सकता। तो शायद कहीं पे 56 इंच का सीना ये सोचने लगा कि हम एक किस्म से इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि हम अमेरिका को भी हमारे शराइत पे रजामंद कर सकते हैं। अमेरिका एक ही काम किया है कि इस साल 82,000 स्टूडेंट्स को वीज़ा जारी कर दिया है। अब ये हर स्टूडेंट 20-20 लाख रुपए लेके अगर हिंदुस्तान से जाता है तो फिर फॉरेन रिजर्व रेशियो की जो शरह है $540 बिलियन, ये फिर कहाँ जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना कोई परेशानी की या कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। खैर, वैसे हिंदुस्तान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, उससे भी काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं। नफ़रत ख़त्म करने की बात है, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस मर्तबा 120 के पार तो यकीनन हो जाएगी। अगर होती है तो फिर क्या हिंदुस्तान में अच्छे दिन वापस आएंगे या नहीं, फिर 2024 में एक और अगर झटका लगता है तो फिर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को श्रीलंका ही की शक्ल में देखने के लिए हमारे को इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही अहमखाना हुक्मरानी चलती रही या अनप्लान्ड तरीके से जो फिल वक्त हुकूमत चल रही है उसमें अगर जाएंगे तो फिर हमें श्रीलंका बनने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, या मैं ये कहूँगा कि राम खतरे में आ जाएंगे और रावण का बोलबाला हो जाएगा, जैसा कि 8 सालों से चल रहा है। तो फिल वक्त अब मामला ये है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, डॉलर हो, या वजीफ़याब या सब मरकज़ी मुलाजिमीन हो, सभी को मिल के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, ST, BC सबको मिल के देश को बचाना है या मुल्क को बचाना है। जिस तरीके से मनमोहन सिंह देश को बचा के गए थे, जो 8 साल में फिल वक्त जो डेफिसिट के उसमें ला दिए हैं मुल्क की मईशत को, $640 बिलियन अगर फॉरेन रिजर्व नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से
नमो साहब उड़ाते चले जा रहे हैं डॉलरों को, अगर उतने नहीं रहते तो फिर अब तक हिंदुस्तान को बर्बाद कर ही डालते थे। तो मैं समझता हूँ कि फिल वक्त हिंदुस्तान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हर एक को उठ के आगे बढ़ने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत आगे बढ़ गई है। एक और बात यहाँ पे आई कि कोविड के टाइम पे जब मौत का डर होता तो हर एक के सर पे जब मौत मंडलाती तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं मौत से बचने के लिए सदका खैरात फितरा, ये तो मैं अपनी ज़बान में बोल रहा हूँ, लेकिन दान देना या किसी को और मदद करने की बात आती है तो उसमें फिल वक्त हिंदुस्तान भर में 9 लाख करोड़ के करीब 500 और 2000 के नोट गायब हो गए। या ये कहूँगा कि हरे रंग के और पिंक कलर के जो नोट्स थे, पिंक कलर के जो नोट थे वो अब फिल वक्त ब्लैक कलर के हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये लोग नोट छुपे हुए होंगे और कौन से इलेक्शन में ये नोट का इस्तेमाल होगा। लेकिन बात हो रही थी कोविड की, तो कोविड की अगर हम बात करेंगे तो कोविड के टाइम पे जब मौत सर पे मंडला रही थी तो शायद ऐसे ही करोड़ों रुपए दान देने में या खैरात करने में बहुत सारे हिंदुस्तानी आगे बढ़ के गए। ये कहा जा रहा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह, मठ, गौशाला वगैरह वगैरह ऐसे जो चीज़ होते हैं उसमें हिंदुस्तानियों ने 2020 अक्टूबर से 2021 सितंबर तक 16,600 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और ख़ास तौर पे मजहबी इदारों को। अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट आया था कि हाउ इंडिया लिव्स में ये बात आई है कि 16,600 करोड़ रुपए के करीब ये रकम मजहबी इदारों को दी गई है। अब मजहबी इदारों की बात आई तो उसमें गैर मजहबी जो एनजीओज या स्कूल होते हैं या किसी की फ़ीस देना हो, कोई गरीब की मदद करना है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो 1100 करोड़ ही गैर मजहबी इदारों को ये पैसे मिले हैं। गैर मजहबी में पीएम केयर्स फंड भी आता है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को भी वज़ीर आज़म के केयर फंड पे भरोसा नहीं रहा है, वो मज़हब के नाम पे पैसे ज़्यादा देते हैं। तो अब एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि बीजेपी जो मज़हब को बेचकर फ़ायदा उठा रही है, इसीलिए कर रही है क्योंकि लोग मज़हब के नाम पे अभी भी हिंदुस्तान में फ़ायदा उठा सकते हैं, जो सियासी लोग हैं। फ़कीरों को भी देना लोगों ने पसंद किया है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तकरीबन 65% लोग मजहबी इदारों को दिए हैं तो 61% लोग गरीबों में बांटने को पसंद किए हैं। 9% के करीब लोग अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में रकम खर्च किए हैं, जबकि 5 और 4% लोग नॉन रिलीजियस को 5% और अपने ही काम करने वाले मुलाजिमीन को जो दिए हैं वो 4% के करीब ये लोग हैं। लेकिन ये रकम तो अपनी जगह है, 16,600 करोड़ रुपए की रकम, 1,100 करोड़ की रकम एक। इन दो रकम के बीच में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नॉन प्लान डोनेशन जो दिया गया है वो मुसलमानों ने दिया है, और जो मुसलमानों ने जो रकम दी है वो नॉन प्लान तरीके से ही खर्च भी हो गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो एक मखसूस तबका चलाता है, उन्होंने ये रकम को सलीक़े से आरएसएस बोलिए, वीएचपी बोलिए या और ऐसी जो मजहबी तंजीम होते हैं, मठ हो, गौशाला हो या जो भी होते हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर से एक प्लान तरीके से वहाँ पे दिया है ताकि वो रकम सही तरीके से गरीबों में तकसीम की जाए। अब उसका सियासी फ़ायदा उठाने की बात है या नहीं उठाने की बात है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन प्लान तरीके से जो रकम जहाँ पे जानी चाहिए थी वहाँ पे चले गई है। हम हर जुमे को मस्जिद में चंदा तो वसूल करते हैं, लेकिन वो रकम कहाँ जाती है और क्या प्लान तरीके से होती है, इसका इजाला करना बहुत ज़रूरी है, या इस पे सोचना, गौर व फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है। और सही तरीके से इस रकम को अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हम हुकूमत से जो बजट के इंतज़ार में अपना वक्त गुजारते हैं, इस पे इन्हिसार हमारा कम हो सकता है। हम ये रकम को, हमारी रकम को ही हमारे लोगों पर ही खर्च करके पूरे समाज को एक ऊपर लाने में इसकी बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन इसके लिए मजहबी इदारों को, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, जामे निज़ामिया की तरह यूनिवर्सिटी हो,
इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये रकम का एक किस तरह एक जगह जमा करना, बैतुल माल के तौर पे जमा करना या किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें मज़हबी इदारों को, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग हैं या कोई और लोग हैं, सभी को सोच के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम भी प्लान तरीके से मुस्लिम समाज को ऊपर लाने में मदद कर सकते। मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र में अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।